नमस्ते। इससे पहले हम लोगों ने क्या सब पूछना है क्या कुछ? इससे पहले हम लोगों ने समझा था 1857 की क्रांति के बारे में। क्रांति का कारण क्या था? क्योंकि अंग्रेज जब भारत में आए थे वो अपना कंपनी का कानून लगा रहे थे। कंपनी का कानून लगाते लगाते भारत को गुलाम बनाना शुरू किया, और भारत को गुलाम बनाते बनाते उन्होंने क्या किया कि भारत को न केवल गुलाम बनाया बल्कि भारत के गरीबों पे तो अत्याचार कर ही रहे थे, बाद में उन्होंने नियम कानून लगा के राजाओं पे भी अत्याचार करना शुरू कर दिया। और राजाओं पे अत्याचार करने का कारण ये हुआ कि पूरे राजा और प्रजा दोनों ने मिलकर विद्रोह किया, जिससे अंग्रेज लगभग डर गए। और डरने के बाद कहा जाता है कि 1858 का अधिनियम आता है, जिसके तहत कहा जाता है कि जो भी क्षेत्र ये लोग जीते हुए हैं वो क्षेत्र को क्या करेंगे, अब उसी पे शासन करेंगे, नए क्षेत्र पे कब्जा नहीं करेंगे। मुझे लग रहा है कहीं तेजी में हो गया, थोड़ा कंट्रोल, रिलैक्स, ठीक है। इसके बाद जो अधिनियम आता है 1858 के बाद का अधिनियम, वो आता है 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अब यहाँ देखिए परिषद शब्द दिया गया है। परिषद का मतलब भारत में एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी संस्था बनाना जो संस्था भारत को क्या करेगी, चलाएगी। जो संस्था क्या करेगी, भारत को चलाएगी। ये पहली व्यवस्था थी जिसमें भारतीयों को भी ये अधिकार मिला कि भारतीय अपने देश के लिए कानून बनाने में सहयोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? भारत के लोग अपने देश के लिए कानून बनाने में क्या कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं। जिसके तहत इसका पहला प्रावधान देखिएगा कि भारतीयों को क्या किया गया, कानून बनाने में प्रवेश दिया गया। क्या दिया गया? भारतीयों को भारत से संबंधित कानून बनाने में प्रवेश दिया गया, जिसमें 3 लोगों को प्रवेश दिया जाता है। बनारस के राजा कौन थे? इसकी चर्चा मैंने नहीं लिखा है क्योंकि अभी मैंने जो लिखा बहुत तेज में लिखा। इससे पहले वाला जो था उसमें एकदम प्रॉपर हर एक पॉइंट लिखा था मैंने, क्योंकि उस पॉइंट को इसलिए नहीं लिखा क्योंकि लिखता तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगता और हमें इसे क्लियर भी करना है। तो पहले थे बनारस के राजा, दूसरे थे पटियाला के महाराजा, और तीसरे सर दिनकर राव। ये 3 लोग थे। आप लोग से पूछेगा सवाल कि किस अधिनियम के तहत भारतीयों को पहली बार कानून बनाने के अधिकार दिए गए? 1861 का भारत परिषद अधिनियम। और इसमें कितने व्यक्तियों को दिया गया था अधिकार? 3 लोग। कौन थे? बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव। ये तीनों हो जाएंगे। इसके बाद चले हम तो इसके बाद कहा जाता है कि इसी के तहत पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत होती है। पोर्टफोलियो अंग्रेजी शब्द है जिसका हिंदी अर्थ होता है विभागीय प्रणाली। विभागीय प्रणाली का मतलब क्या होता है कि भारत पे शासन करने के लिए और भारत को चलाने के लिए, क्योंकि अलग अलग मंत्रालय होंगे। मंत्रालय का मतलब क्या होता है? विभाग होंगे। जैसे कि कृषि को कोई व्यक्ति देखेगा, कोई व्यक्ति पुलिस विभाग को देखेगा, कोई व्यक्ति राजस्व देखेगा, कोई व्यक्ति वित्त देखेगा, और ऐसे कर करके अलग अलग व्यक्तियों को भारत के अलग अलग क्षेत्र में चलाने के लिए जो व्यवस्था बनाई गई, इसी व्यवस्था को पोर्टफोलियो सिस्टम या क्या कहते हैं, विभागीय प्रणाली। क्या बोलते हैं? विभागीय प्रणाली। कौन सा सिस्टम? पोर्टफोलियो सिस्टम या विभागीय प्रणाली। ये समझ में आया? विभाग का मतलब क्या है कि अलग अलग भाग बांट। जैसे मान लीजिए हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, तो अब जब मैंने आपको 3-4 सब्जेक्ट पढ़ाया आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, ये 5 सब्जेक्ट मैंने आपको पढ़ाया। और 5 सब्जेक्ट पढ़ाया तो फिर मैंने कहा कि आप सब लोग 5 सब्जेक्ट का नोट्स तैयार कीजिए। मुझे नहीं पता कि कौन क्या करेगा, तो आप लोगों ने कहा ठीक है सर हम तैयार कर लेंगे। और आप लोग आपस में बैठे और आप लोगों ने ग्रुप बनाया कि देखिए हम 3 आदमी फिजिक्स का करते हैं, ये 2 लोग केमिस्ट्री का कर लेंगे, ये 2 लोग मिलकर बायोलॉजी का कर लेंगे, और जो बचे खुचे वो क्या करेंगे, ये अपना हिसाब से कर ले। यानी कि आपने क्या किया कि ये 5 अलग अलग विषयों के 5 अलग अलग भाग बना लिए। या फिर मैंने केवल कहा कि आप लोग क्या कीजिएगा, पॉलिटी का नोट्स कंप्लीट कीजिए, तो आपने क्या किया, उसी में बना लिया कि ठीक है मैं भारत का संवैधानिक इतिहास के बारे में चर्चा कर लिख दूंगी। दूसरे ने कहा कि मैं भारत का क्या बोलते हैं
अनुच्छेदों की चर्चा कर दूंगी, तीसरे ने कहा कि मैं भारत की अनुसूचियों की चर्चा कर दूंगी, ऐसे करके, और चौथे ने कहा कि मैं भारत का क्या करूंगी कि भारत में जो भी आर्टिकल, अनुच्छेद या फिर लिए गए ये कहां से लिए गए, इनके स्रोतों की चर्चा मैं कर दूंगी। पांचवें ने कहा कि ठीक है तो मैं प्रस्तावना का पूरा नोट्स तैयार कर दूंगा। यानी कि एक ही विषय था, उसमें आपने 5 भाग बांट के अलग अलग व्यवस्थाएं की। वैसे ही भारत को चलाने के लिए क्या क्या जरूरी था? भारत में शिक्षा, भारत को सुचारू ढंग से चलाने के लिए पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, और ये अलग अलग विभाग थे। इसके बाद जल, सूखा पड़ गया तो बाढ़ नियंत्रण व्यवस्था भी होनी चाहिए, बाढ़ आ गया तो बाढ़ नियंत्रण, सूखा पड़ गया तो जल की व्यवस्था कराना। तो इन सभी के लिए पहली बार अंग्रेजों ने भारतीयों के पक्ष में सोचा। सोचने का कारण यह था 1857 की क्रांति। अंग्रेज दोबारा नहीं चाहते थे कि फिर से भारतीय क्रांति करे और हमें अब की बार अपना बोरिया बिस्तर लपेट के यहाँ से भागना पड़े। अतः उन्होंने प्लान क्या बनाया, कहा कि हम भारत को क्या करेंगे, धीरे धीरे विकसित करेंगे, और इसी के तहत इन्होंने विभागीय प्रणाली बनाई। तो समझ में आया विभागीय पोर्टफोलियो सिस्टम। एक पॉइंट, पोर्टफोलियो सिस्टम का अर्थ होता है विभागीय प्रणाली। क्या होता है? विभागीय प्रणाली। ये विभागीय प्रणाली आज के मंत्रिमंडल जैसा है। आज का मंत्रिमंडल, तो सीधे सीधे कहें तो पहली बार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की शुरुआत किस अधिनियम के तहत? हाँ, भारत परिषद अधिनियम 1861। प्रेशर ज्यादा हो गया है, रिलीज कीजिए, क्योंकि चेहरे पे 12 बज रहा है, मेरे नहीं आपके, और आपका चेहरा देख के मेरे भी चेहरे पे भी 12 बज जाता है। इसका कारण क्या होता है कि जब भी मैं देखता हूँ कि पढ़ा रहा हूँ और इधर सही से देख रहे हैं, अब हमको लगता है चल क्या रहा है, समझ रहे हैं कि कंफ्यूजन में जा रहे हैं। तो अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो इजी और बताता हूं। घर में ढेर काम है, एगो काम चूल्हा चौकी करना, एगो काम बाहर से सामान लाना, एगो घर का सफाई, झाड़ू पोछा, दूसरा बिछौना उछाना सरियाना, कपड़ा धोना, महिलाओं का व्यवस्था है ना। तो ये अलग अलग व्यवस्था को अलग अलग महिला में बांट देना कि भाई कपड़ा धोना तोर विभाग, झाड़ू लगाना तुम्हारा विभाग, आटा सानना किसी और का विभाग, और खाना बनाना किसी और का विभाग। समझ में? वैसे ही भारत को चलाने के लिए भारत के महत्वपूर्ण व्यवस्थाओं को अलग अलग भाग देना क्या कहलाता है? विभागीय व्यवस्था। अब समझ में? रोटी आटा तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, झाड़ू लेके जब 2-4 झाड़ू पड़ेगा तो वो समझ में आता है, लेकिन बाकी नहीं समझ में आता। इसी को कहा जाता है पोर्टफोलियो सिस्टम या फिर विभागीय प्रणाली, और इसी से जन्म हुआ मंत्रिपरिषदीय प्रणाली का, यानी मंत्रिमंडलीय प्रणाली की शुरुआत भी यही होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, पहली बार इसके तहत विकेंद्रीकरण की वापसी की गई। विकेंद्रीकरण की वापसी का मतलब क्या है कि पहले देखिए अंग्रेजों के पास 3 गो महत्वपूर्ण क्षेत्र से, एक था मद्रास, एक था बंबई, और तीसरा कलकत्ता यानी बंगाल। ये 3 क्षेत्र किसके पास थे? अंग्रेजों के पास थे, जिस पे अंग्रेजों का अधिकार था। तो पहले देखिएगा 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके तहत क्या किया जाता है कि बंगाल को मालिक बना दिया जाता है और बंबई और मद्रास को उसके अधीन कर दिया जाता है, क्योंकि इनसे संबंधित कानून भी कौन बनाएगा? कलकत्ता बनाएगा, बंगाल बनाएगा। बाद में क्या किया जाता है, क्योंकि जैसे ही कानून बनने जाता है वो अड़चन डालने लगते हैं, तो बाद के समय में क्या किया जाता है ना कि इन व्यवस्थाओं को थोड़ा सा और आसान बनाया जाता है। कहा जाता है कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है, और इसके तहत कहा जाता है कि अब सारे का सारा काम कौन देखेगा? केवल बंगाल देखेगा, और मद्रास और ये सब इसके क्या करेंगे? सहयोग करेंगे। यानी एगो मालिक बना के उसके नीचे बाकी सबको नौकर बना देना, केंद्रीकृत शासन। जैसे घर में एक मालिक होता है तो सारे काम सुचारू ढंग से होते हैं, लेकिन अगर घर में अलग अलग मालिक बना दिया जाए, एक ऊपर कोई मालिक ना हो, तो कोई अपने डिपार्ट का काम करेगा? एकदम नहीं करेगा। सारे डिपार्ट का काम ऐसा ही फ्री में चलता रहेगा। क्लियर? ये समझ में आया? हाँ या ना? चलिए तो इसके आगे चलते हैं। आइए 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 लो आइए लो आइए आइए बोल आइए, बैठ जाइए, बैठिए, आ जल्दी इनको आ जाइए, बैठिए, बैठ सही, चल चल जल्दी 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 जल्दी, इसमें लेट होगा तो फिर इसका भी काटना पड़ेगा। बैठ जाइए, ठीक है? पूछना है कुछ पता है आराम से पूछेंगे, पहले समझ लेते हैं, क्योंकि प्रसादी बटे तो
ये नहीं पूछते किस चीज का, पहले उठा के खा लेते, बाद में सोचेंगे किस चीज का प्रसादी है। ठीक है, तो पहले देख लेते, आगे चले, ध्यान से समझिए। तो ये समझ में है विकेंद्रीकरण की वापसी क्या थी, क्योंकि पहले घर में एक मालिक था और अलग अलग लोग कार्य करने वाले थे, तो मालिक एक, बाकी सब नौकर, ये जो कहेंगे बाकी सबको करना पड़ेगा। वैसे ही कलकत्ता बंगाल क्या था, मालिक था, और उसके नौकर कौन, मद्रास और बंबई। तो कलकत्ता जो कहता था, मद्रास बंबई वाले वो कहते थे। लेकिन याद रखिए, घर में अगर मालिक और नौकर का संबंध हो जाए तो घर में काम होगा। बड़का भाई वो अपने आप को मालिक समझ ले, तो ये सामान करके लिया, आप कीजिएगा, आप कीजिएगा भी तो मन से नहीं होगा। होगा क्या मन से? जब भी कोनो काम कहा जाएगा आप मन से झनक पटक के कीजिएगा, मन से कोनो काम नहीं कीजिएगा। तो यहाँ काम क्या था, मन से काम करना था। किससे काम करना था, मन से। अतः इसी के लिए कहा गया कि नहीं, अब हम लोग मालिक एक नहीं बनाते हैं, 3 गो जगह है, तीनों का मालिकाना हक देते हैं कि वो अपना हिसाब से मद्रास का कानून बनाए, वो अपना हिसाब से क्या करे, बंबई का कानून बनाए और कलकत्ता का कानून बनाए। लेकिन युद्ध और रणनीति संबंधी कोई भी नियम कानून होगा तो वो खाली कलकत्ता का अधीन होगा। जब झगड़ा होगा तो कलकत्ता का अधीन होगा, वो फैसला करेगा। बाकी ये दोनों लोग क्या करेंगे, अपना अपना कानून बनाएंगे। आयोग क्लियर हुआ? क्योंकि अभी भारत का अगर मान लीजिए बंबई को अलग अधिकार दे दिया जाए, जैसे कि आपको अलग अधिकार दिया, खाना बनाने का आपका अधिकार, एक बहन को दे दिया जाए कि कपड़ा धोने का और घर साफ करने का उसका अधिकार, और तीसरे को दे दिया जाए कि बाहर से सामान लाने का उसका अधिकार, छोटका भैया को दे दिया जाए, तो 3 लोग हैं। अब क्या होगा, क्योंकि आपको पूर्ण अधिकार दे दिया गया, तो खाना बनाने का अधिकार हमारा जब मन करेगा तब बनाएंगे। तो पता चला कि उठ के 12 बजे उठी, खाना 1 बजे आया, घरवा का सब बर्दाश्त करेगा नहीं ना, बर्दाश्त करेगा। पता चला कि 12 बजे आप उठे, उससे पहले मम्मी उठ गई, आपका झोटा पकड़ के लसार के ले जा रही, खाना कौन बनाएगा, देखे उन्हें चल रहा है ना। और ऐसा मिला होगा आप लोग, ऐसा कोई नहीं है, नया नहीं ना है, मिला है कि नहीं मिला है? 12 बजे तक सोई नहीं है, कोई घर नहीं बोला है, मतलब वही बात कर रहे हैं। कुछ लोग सोते हैं, अगर घर का प्रशासन हटा दिया जाए, मम्मी जूता चप्पल उठाना खत्म कर दे, तो आप में से बहुत है जो 12 बजे तक सोते रह जाए। अगर सुबह किसी को ना उठाया जाए तो शायद वो 7-8 बजे ना उठे। आपको छोड़ दीजिए, मैं वैसा हूँ कि अगर मुझे कोई ना उठाए, मेरा अलार्म से मैं उठता हूँ, वो 3 गो अलार्म लगातार बजता है, 1 बजा बंद करता हूँ, सो गया, फिर बजा, फिर बंद किया, सो गया, तीसरा बजता है तो उठता हूँ। क्योंकि सवाल ये है कि अगर कोई आपको काम नहीं है तो आप सोचते कि सोए रह जाए, है ना, तो वो सेंस था। तो वैसे ही सेंस क्या था कि अब देखिए, क्योंकि विकेंद्रीकरण की वापसी कर दिया, तीनों को मालिक बना दिया गया, तो तीनों अपना मन से काम करेगा कि नहीं करेगा। अतः तीनों को मालिकाना हक देने के बाद भी कुछ अधिकार रखे गए, किसके पास, बंगाल के यानी भारत के वायसराय के पास, कि अगर ये व्यक्ति अपना काम सही ढंग से ना करेंगे तो एक होगा जो झोटा पकड़ के इनको काम कराएगा। जैसे घर की मम्मी, आपको दिया गया कि बहारने का ड्यूटी आपका है, किसी को दिया है खाना बनाने की ड्यूटी उनकी है, दिया है ना, किसी का झाड़ू बहारने का। लेकिन अगर खाना बनाने वाला सही टाइम से खाना ना बने, झाड़ू बहारने वाला सही टाइम से झाड़ू ना बहारे, तो खाना नहीं बनाएंगे तो हमारा मंत्रिमंडल, हम अपना मन से झाड़ू बहारेंगे, हम रात को बहारेंगे 12 बजे के बाद, तो दिक्कत होगा ना जी। तो इसको चलाने के लिए तब लास्ट में कहा जाता है भारत की वायसराय यानी मालकिनी मम्मी को, उठते कैसे, तूने काम ना कर बस झाड़ू के लिए, तो झाड़ू उठे या तो आपके पीठ पे पड़ेगा, तो बेचारी कहीं मेहनत करने लगे, अच्छी माँ है तो अपने से बाहर लगती है कि जा तो नहीं मत कर, सब अपन कर ले। लेकिन अगर हमारे घर जैसी माँ हुई तो बेटा तू करबू ना तार दादा करी ऐसा आता है, तो वो सेंस में आता है। क्लियर? तो ये समझ में आया, यहाँ विकेंद्रीकरण किया गया, यानी कि सबको अपना अपना मालिकाना अधिकार दिया गया, मद्रास को और बंबई को, लेकिन उसे अभी भी कुछ कानूनों के तहत वायसराय ऊपर रखा गया ताकि क्या हो, काम सही ढंग से हो। ये समझ में आया? इसके बाद आगे चलते हैं। वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति दी गई। अब अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश का मतलब आधा आदेश। आधा का मतलब जैसे कि मान लीजिए कि घर में अलग अलग लोग हैं, जैसे कि झाड़ू बहारने वाला भी मैंने बताया, कपड़ा धोने वाला, अभी कहिएगा सर जी खाली लड़की वाला कहानी काम बता रहे, लड़का वाला नहीं बता रहे, लड़का सब होता तो उनका बताता। वो सब आज गायब है, कुछ लोग अड़जाम गा रहा है और कुछ लोग अपना कहीं वहीं पे अड़जाम गा रहा है। एक लौटे बेचारे बैठे हुए तो प्राचीन जमाने के हैं, वो पहले से पढ़े इसलिए मोबाइल चला रहे हैं, उनको चलाने तो रोकते नहीं है, क्योंकि रोकेंगे तो फिर पता चलेगा कहीं हो सकता है कि कंफ्यूज है। तो ध्यान से रखिए, महिलाओं की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आप लोग पढ़ने के लिए ज्यादा एक्टिव है, पुरुष सब पढ़ने में नहीं है। बता दे रहा हूँ, जॉब हुआ 13 को में 11 को लोग निकाले, 11 को में 9 को लड़की थी, 13 में 11 में 9 को खाली लड़की थी और 2 को लड़का। पढ़ने में तेज कौन? लड़का ही 2 को निकाला।
आज जो बहुत थी वो लड़की 9 को निकाली, तो सोच लीजिए वो सेंस था। तो अब समझना ये है, ध्यान से देखिए कि यहाँ पे अब बैठी 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 क्लास कंप्लीट करके बात करते हैं। मतलब क्या कुछ पूछना है क्या? क्या बोलिए? ना मत बंद कीजिए, बोलिए, वो काट दिया जाएगा। हाँ तो भेज दीजिए, क्या दिक्कत है? और 3 से 5 शाम को। चले ध्यान से समझे, आगे चलते हैं। ध्यान से देखिए, ये जो आप लोगों को भी घरे भागना है क्या? नीचे है लोग, तो बुला लीजिए। आप बुला लीजिए, आप उधर से बुला लीजिए, क्या दिक्कत है? कहीं जाना नहीं ना है, कोई इमरजेंसी वगैरह नहीं ना है। पढ़ लीजिए, देखिए, क्योंकि आप आई हैं क्लास का पता करने के लिए कि हमें पढ़ना है। सवाल ये है कि देख लीजिए कि कैसे पढ़ना है, पढ़ाई अच्छा लग रहा है, बुझा रहा है कि नहीं, तब ना पढ़ना है। वरना भाग गई क्या बेचारी? भाग के लाइए उनको, भाग के लाइए, ठीक है। तब आप अगर क्लास में बैठे रहेगा तो आपको पता चलेगा हाँ ऐसे पढ़ना है, और ना पता चले कि आप पूछ के चली गए, आपको क्या पता कैसे पढ़ाई हो रहा है। अब हम बताएंगे, सुनिए, वायसराय ने अध्यादेश जारी किया, बस बात खत्म, इसके आगे हम नहीं समझा रहे। अध्यादेश का मतलब बस जो आदेश जारी किया जाता है, ऐसा। तो आपको समझ में आएगा नहीं ना? अध्यादेश बताता हूं। देखिए, वायसराय को अध्यादेश की शक्ति दी गई, क्योंकि देखिए मैंने कहा कि पहली बार मंत्रिमंडल व्यवस्था की गई, यानी हर एक व्यक्ति का अलग अलग विभाग बांटा गया था। किसी को झाड़ू बहारने का, किसी को बर्तन मांजने का, किसी को आटा सानने का, किसी को कपड़ा धोने का बांटा गया था ना। अब मान लीजिए कि उसमें से किसी का तबियत खराब हो गया, आटा सानने वाले का तबियत खराब हो गया, इसका मतलब ये थोड़ी खाना नहीं बनेगा। झाड़ू बहारने वाला का तबियत खराब हो गया, तो ऐसा थोड़ी है कि झाड़ू नहीं बनाएगा। अब मान लीजिए एक ही दिन चारों का तबीयत खराब हो गया, तो ऐसा थोड़ी कि एकदम हड़ताल हो जाएगा, नहीं ना होगा। तो अगर ऐसी स्थिति होती है कि जब चारों के चारों अपना अपना काम करने वाले व्यक्ति क्या हो जाए, हड़ताल पे चल जाए, तो उस समय ये सारा काम कौन करता है? घर में मम्मी करती है ना जी। जब कपड़ा धोने वाली बेटी ना धोए तो माँ अपने धो लेती है, पीट देती है, पीटने के बाद वो कहे कि ना हम ना करेंगे। आप लोग का ये भी आदत है कि जब ज्यादा पीटे तो हम ना करें तो ना करें, तो उस परिप्रेक्ष्य में माँ सारे काम अपना करती है ना जी। तो वैसे ही व्यवस्था है कि जब सारे विभाग अपना अपना काम ना करे, किसी समय के लिए वो क्या करे, मतलब रेस्ट पे हो, तो उस समय वायसराय को ये शक्ति होगी कि वो क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। मतलब कि जो काम हो रहा है उस काम में अपनी व्यवस्था को सुचारू ढंग से चला सकता है। समझ में आया? ये तो इजी है, समझना का है। घरे का झाड़ू बहारू आप देखते ही हैं, आप लोग ये पिटाते हैं तो उसके बाद क्या कहते हैं कि हम काम ना करें, तो मम्मी अपना काम करते हैं ना, सेम टू सेम। अगर मंत्रिमंडल काम ना करे तो वायसराय अपना काम करेगा। क्लियर? डन? आगे देखिए, इसके बाद ये होता है यहाँ पे खत्म। इसके बाद जो आया था नहीं लिखे लॉर्ड केनिंग, अरे क्या लिखे कि लॉर्ड केनिंग ने जारी किया था। ये इतिहास का विषय है, आप अभी पॉलिटी पढ़ रही हैं। इतिहास के विषय में कौन जारी किया था, कब जारी किया था, वो बात के बात है। लिख लीजिएगा यहाँ पे लॉर्ड केनिंग ने इसे जारी किया था। हाँ, अच्छा बात, वीडियो में जरूरी नहीं है, लोग ना जानेंगे तो क्या है, समझना तो आप ही को ना है। एक से एक पगलेट लोग। चलिए अगला देखिए, अगला जो अधिनियम है यह है 1892 का भारत परिषद अधिनियम बताया था। क्यों आ रहा था? भारत में नए नए कानून लगा के भारत को सुचारू ढंग से चलाने के लिए। तो अगला जो अधिनियम आता है वो आता है भारत परिषद अधिनियम 1892। इसके तहत देखिए यहाँ पे कानून बनाने में पहली बार भारतीयों को जगह मिल गई थी ना, लेकिन वो केवल सलाह देते थे। सलाह का मतलब जैसे कि आपको मंत्रिमंडल दे दिया गया कि आप, लेकिन मम्मी केवल आपको रखी है कि अच्छा ये बताओ ना खाना आज क्या बना दिया। देखिए घर के मम्मी पूछते खाना क्या बना दिया, पनीर बन जाए तो ठीक रही, आपके मुंह से लार चोले हाँ एकदम पनीर बन जाए, है ना, पनीर ना बनी। यानी कि आपसे सलाह तो लिया जा रहा है लेकिन माना नहीं जा रहा है। आज बर्तन ना धोए थे ना होता हम अपने से धो लेती, आपने कहा हाँ ठीक बा धो ली, लेकिन ना तू ही धो दे। यानी कि सलाह आप दे रहे हैं लेकिन कोई मान रहा नहीं है, आप उस पर सवाल भी नहीं कर सकते, ये अधिकार भी आपको नहीं है। तो आपसे सलाह मांगा जा रहा है लेकिन आपको सलाह आप लेंगी या ना लेंगी इससे कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर समझ में? अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे सलाह मांगा जा रहा था लेकिन सलाह कोई लेगा या ना लेगा इससे कोई मतलब नहीं था ना। यानी कि अतः ये कोई फायदा का था नहीं, भारतीयों को था फायदा। आपसे पूछा जाए
आपसे पूछा जाए कि हाँ भाई काम कर लिया जाए, आपके लिए 1500 का कपड़ा खरीदा जाए, और आपने कहा हाँ, बोले चलो नहीं करेगा, तो कोई फायदा था नहीं। और तब भारतीयों के लिए अगला व्यवस्था लाया गया, क्योंकि इसमें भारतीय विद्रोह करने लगे थे। इसका एक और कारण था, इसी के समय में आया था 1883 का, देखिए 92 में आया था ना जी, इसके बीच में 1883 में आया था इल्बर्ट बिल विधेयक। इल्बर्ट बिल क्या था कि इस समय लॉर्ड रिपन भारत के शासक थे, शासक का मतलब वायसराय थे, और रिपन ने कहा क्योंकि अंग्रेज भारत में ऊपर थे और भारतीय थोड़ा सा वैल्यू कम था, कहते थे करियट्ठा सब हमरा ऊपर शासन करेगा, हम सबको अंग्रेज रिपन अंग्रेज कहते थे कि करियट्ठा सब हम पे शासन करेगा। हमारे लोग जज बनते थे, लेकिन वो केवल उन्हीं को न्याय दे सकते थे जो भारतीय थे, मतलब जो करियट थे, गोरखा सबको न्याय नहीं दे सकते थे। तो जब लॉर्ड रिपन आया ना, ब्रिटेन का व्यक्ति था, जब लॉर्ड रिपन आता है तो लॉर्ड रिपन जानते क्या करता है, वो सबसे पहला काम ये करता है ना कि कहता है कि नहीं, किसी के साथ रंग रूप के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। देश किसका है? भारत, भारतीयों का है, तो भारतीय इस पे क्या करेंगे? नियम कानून बनाएंगे। देश किसका? भारतीयों का, तो भारतीय ही क्या करेंगे? नियम कानून बनाएंगे, इसके अलावा कोई नियम कानून नहीं बनाएगा। यहाँ तक क्लियर था? क्लियर था ना? और तो इसी के लिए उन्होंने व्यवस्था लगाई। कौन सी व्यवस्था लगाई? उन्होंने कहा कि हम एक बिल लाएंगे। कौन सा बिल? इल्बर्ट बिल। सर इल्बर्ट को कहा कि एक बिल बनाइए जिसके तहत हम भारतीय न्यायाधीशों को भी स्वतंत्रता देंगे कि वो अंग्रेजों के ऊपर भी क्या कर सके? कानून बना सके और अंग्रेजों को भी सजा दे सके। तो जैसे ही ये विधेयक आता है, इस विधेयक के आते ही बवाल मच जाता है। बवाल समझ में आ रहा है? पूरा का पूरा अंग्रेज अपना कमिटी बना के रिपन के खिलाफ बवाल करना शुरू कर देते कि भाई अब इतना दिन हमारा खराब हो गया कि करियट्ठा सब भी हमरा ऊपर शासन करेगा, एक करियट्ठा से हमारा फैसला करेगा। कारण ये क्या था? कारण ये था कि अंग्रेज भारतीयों पे जुल्म करते थे। असम में जो चाय बागान था, वहां चाय बागान जो मालिक थे ये हुक्का करते थे। किसको? भारतीयों को। तो इनको लगता था कि अगर ये भारतीय चले गए, जज भी इनका हुआ, तो हमको कठोर से कठोर सजा मिल जाएगा। अंग्रेज जज है तो हम बच जाते हैं, लेकिन भारतीय जज होगा तो हमको क्या करेगा? कठोर से कठोर सजा देगा। अतः इसी सजा से बचने के लिए, किससे बचने के लिए? इसी सजा से बचने के लिए उन्होंने इसका विरोध किया, और अंततः इस विरोध इतना ज्यादा होने लगा, क्योंकि पैसा इकट्ठा करके विरोध कर रहे थे, इतना अधिक विरोध होने लगा कि इस विरोध के चलते लॉर्ड रिपन को यहां से वापस जाना पड़ा। दूसरा क्या हुआ कि इस कानून में परिवर्तन करना पड़ा कि अंग्रेज चाहे तो, अगर वो चाहते कि भारतीय जज उनका फैसला ना करे, तो 50% वो अंग्रेज जज को रख सकते हैं। तो पहले से कुछ है 50% और आ जाएंगे, तो क्या फैसला भारतीयों के पक्ष में होगा? नहीं होगा। अतः ये इल्बर्ट बिल है। लेकिन इस इल्बर्ट बिल ने भारतीयों की आंखें खोल दी। आंख इसलिए खोल दी क्योंकि अंग्रेज कहते थे कि तुम हमारे बराबर हो, काम करना हो। देखिएगा, किसी व्यक्ति को अपना काम निकालना हो तो कितना प्रेम से बोलेगा, सब प्रेम से कहेगा, लेकिन क्या होगा? प्रेम से कहने के बाद प्रेम से बात मानता है? नहीं मानेगा। आज जैसे काम निकला कहेगा तू कौन? जैसे कि मान लीजिए कि 500 का जरूरत है तो फोन करेगा, भाई बहुत जरूरी है, इमरजेंसी में दे देना 500। आपने दे दिया। जब आपका जरूरत पड़ा आपने फोन किया कि भाई तनी पैसा दे देवे का, आप किसकी चर्चा करने लगे? तो आप जब कहें कि हमको तनी पैसा दे देवे का जरूरी बा, तो कहे तार पैसा लेकर भाग जाता, नहीं टेढ़ बोलने लगे, खिसियाने लगे, तो अच्छा होगा? ये कहीं से भी घोटनेबुल है, अनघोटनेबुल है। तो उसके लिए कहा जाता है कि हम भारतीयों को ये पता चल गया कि अंग्रेज हमसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, यानी कि ये हमारी बात तो नहीं सुनने वाले। लेकिन इल्बर्ट विधेयक ने ये सिखा दिया कि अगर भारतीय एकजुट होके आंदोलन करे अंग्रेजों की तरह, तो हम भी नियम कानून में परिवर्तन कर सकते हैं। और इसी के तहत 1885 में भारतीय लोगों ने मिलकर एक पार्टी का गठन किया जिसका नाम रखा गया, इसका नाम पहले था भारतीय राष्ट्रीय संघ। क्या था? भारतीय राष्ट्रीय संघ बनाया गया, राष्ट्रीय संघ। लेकिन बाद में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो आज तक भी है। और ये क्यों किसके कहने पे किया गया? दादा भाई नौरोजी। किसके? दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। अब ये वो पार्टी बनी जिसको मौका मिला और इसने धज्जियां उड़ा दी अंग्रेजों की। इसी के बारे में चर्चा करते हैं। और इसी के बाद देखिए 1885 में बन गया। 1885 के बाद इन्होंने विद्रोह करना शुरू किया कि नहीं, हमें भी बजट जो बनेगा भारत संबंधी उस पर बोलने का अधिकार हमें दिया जाए, क्योंकि बनने में हमसे सलाह लिया जाता था लेकिन हमको बोलने का अधिकार नहीं था। और तो कहा जाता है कि इसी बिल के तहत पहली बार देखिएगा
इसमें जो भारत के 3 सदस्य, इसमें कितने सदस्य थे? 3 थे ना जी। पटियाला के महाराजा, बनारस के राजा और सर दिनकर राव। इसमें कहा गया कि इसकी संख्या बढ़ाया जाए, तो इसमें भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई, कम से कम 10 और अधिक से अधिक, यानी कम से कम 10 गो भारतीय होंगे, अधिक से अधिक कितने होंगे? 16 भारतीय होंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद निर्वाचन शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत इसी में हुई और भारतीयों को कॉलेज में जो छात्र नेता का चुनाव होता है जानते हैं, कॉलेज विश्वविद्यालय इत्यादियों में चुनाव लड़ने की व्यवस्था दी गई और छोटे छोटे पदों पे चुनाव लड़के जीत के आ गए हैं। इसके बाद अगर हम चलते हैं तो इसी में निर्वाचन समझ में आ गया, इसी में परिषदों के कार्यों का क्या किया गया? विस्तार किया। क्या किया गया? परिषदों के कार्यों का विस्तार किया गया और इस विस्तार में पहली बार भारतीयों को बजट पे बहस करने का अधिकार दिया गया। कहा गया कि भारतीय बजट पे प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन जो भी वो प्रश्न पूछेंगे उससे 6 दिन पहले, कितने दिन पहले? 6 दिन पहले अंग्रेजों को लिखित रूप से देना होगा कि आप क्या प्रश्न पूछिएगा। अब देख लीजिए, फंसा दिया। और बाद जो प्रश्न पूछ लिए उसके ऊपर कोनो प्रश्न उठेगा तो उसे आप नहीं पूछेंगे। उस प्रश्न को क्या बोलते थे? जैसे कि मैंने आपसे प्रश्न पूछा कि क्या हालचाल, आपने कहा ठीक है। जैसे मैंने कहा कि आपने टास्क पूरा किया, आपने कहा हम पूरा कर लिए। दिखाई तो क्या क्या पूरा करना है, तो ये नहीं पूछना था कि आप दिखाइए, नहीं कर सकते, आपने पूरा कर लिया मतलब खत्म, क्लियर यहाँ तक। यानी कि अगर आप प्रश्न पूछते हैं उसका जो जवाब मिलता है उसे चुपचाप सुन लेना है, उसके ऊपर फिर से प्रश्न नहीं पूछना है। समझ में आया बेटा? जरा आप लोग समझ में आया? जैसे कि आप गई मम्मी से कहीं कि हमारा कपड़ा किनायल हो, मम्मी ने कहा कि ना, काम खत्म। तो आप अभी नहीं पूछ सकते काहे ना किनायल हो, कह सकती हैं? नहीं, ये पूछने का अधिकार नहीं था। यानी कि बजट पे ये बोल सकते थे और बोलने से पहले 6 दिन पहले बताना होगा कि क्या बोलना है। तो 6 दिन पहले लिख के दे देते थे कि हम यही पूछेंगे, वो जवाब तैयार कर लिए और जब जवाब दिए तो उस पर प्रश्न पूछने का बात हुआ तो ये इनको अधिकार नहीं था कि प्रश्न पूछे। तो क्या होने लगा? इधर से ही बवाल शुरू हो गया। अब बवाल शुरू क्या हुआ? क्योंकि हम बजट पे प्रश्न करके नहीं पूछ सकते हैं। फिर क्या कहा जाता है कि फिर कांग्रेस ने बवाल करना शुरू किया कि नहीं, हमको चाहिए पूरा प्रश्न पूछने का भी अधिकार चाहिए। और जब इसके बाद अगला अधिनियम आता है 1909 का, मार्ले मिंटो सुधार। जब ये आता है मार्ले मिंटो सुधार, इसके तहत दिया जाएगा हक कि आप प्रश्न पूछने का हुआ। जाना है क्या आप लोग? जाइए जाना है तो जाइए लो, जाना है तो जाइए लो, पढ़ना है तो पढ़िए लो, 2 सेंस में एक ही को। क्योंकि आप लोग जब बात कीजिएगा तो मेरा ध्यान इधर उधर जाता है। मैं थोड़ा सा चंचल मन का व्यक्ति हूँ, देखता हूँ कौन बतियाने लगता है तो मैं उसमें क्या होता हूँ, थोड़ा सा मसरूफ हो जाता हूँ। ध्यान से देखिए यहाँ पे। तो ये जो अगला था, जा रहे तो जा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, एकदम आप 3 से 5, चलिए यहाँ पे ध्यान देखते हैं। मार्ले मिंटो सुधार पे ध्यान देखते हैं। 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस परिप्रेक्ष्य में, ये समझते हैं। क्योंकि ये जब आया था ना, अंग्रेज ये समझ चुके थे कि अब भारतीय कांग्रेस जो पार्टी बनी है, ये अब हमारे ऊपर दबाव डाल डाल के हमें दबा रही है और हर बात अपनी मनवा ले रही है। तो इसका सबसे पहले इलाज करना होगा। तो इलाज कैसे हो सकता था? इलाज तब हो सकता था जब इसी के जैसे कोई और पार्टी की स्थापना कर दी जाए। और तो इसके लिए इन्होंने 1905 में सबसे पहली बार भारत में इन कांग्रेस के विपक्ष में एक पार्टी खड़ा करने के लिए सोचा कि सबसे बेस्ट उन्हीं को खड़ा कर सकते हैं जो इनका समर्थन कर रहे हैं। तो पार्टी के विपक्ष में खड़ा किएगा मुस्लिमों को, और मुस्लिमों के लिए सबसे पहले क्या किया गया? 1905 में बंगाल को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। जो आज का बांग्लादेश है उसको पूर्वी बंगाल कहते हैं। वो पूरा का पूरा असम सहित पूरा क्षेत्र बांट दिया गया और इधर कलकत्ता इत्यादि के क्षेत्र को पश्चिमी बंगाल कर दिया गया। और कहा गया कि हमने प्रशासन के आधार पर बांटा, लेकिन उन्होंने प्रशासन के आधार पर नहीं बल्कि धर्म के आधार पर बांटा था, जिसका विरोध हुआ, लोगों ने एक दूसरे के हाथों पे राखियां बांधी। और उसी के ठीक 1 साल बाद 1906 में उन्होंने मुस्लिमों के लिए एक अलग पार्टी का गठन कर दिया, जो कब हुआ? 1906 में ढाका में। कहा हुआ? 1906 में ढाका में। कहा? माथा पर लेके चलने वाला ढाका नहीं, बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। ढाका में क्या किया गया? एक नई पार्टी का स्थापना किया गया जिसका नाम रखा गया मुस्लिम लीग। क्योंकि मुस्लिम लीग बन तो गई थी, फिर भी मुस्लिम उसमें नहीं जा रहे थे, वो सब किसके साथ थे? कांग्रेस के साथ। अतः
तो अब उनके लोगों ने, बेसिकली अंग्रेजों ने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा काम करें कि ये जो मुस्लिम समाज है हिंदू से सीधे सीधे क्या हो, अलग हो जाए। तो उसके लिए उन्होंने एक छोटा सा, कहा जाता है कि ड्रैगन का दांत, ये जो 1909 का अधिनियम था पार्लियामेंट सुधार, इसका ये जो सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था थी, ये ड्रैगन का दांत था, ऐसा दांत जो आगे चल के इतना जहरीला हुआ कि भारत को 2 हिस्सों में विभाजित कर देता है। इसी के तहत पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। कहा गया कि जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां चुनाव लड़ने का अधिकार केवल और केवल किसे होगा, केवल और केवल मुस्लिमों को होगा, इसके अलावा कोई अन्य चुनाव नहीं लड़ सकता है। इसे आप लोग को बताया था शायद पॉलिटी में, आपके भी था ना, हिस्ट्री में आप लोग के, हाँ पॉलिटी में था। तो इसके तहत क्या किया गया, कहा गया कि निर्वाचन का अधिकार किसे होगा, सांप्रदायिक निर्वाचन का अधिकार केवल मुस्लिमों को होगा, यानी कि जिस पद पे मुस्लिम खड़े होंगे, जहां बहुल है वहां केवल मुस्लिम ही खड़ा हो सकता है, और मुस्लिम को वोट केवल कौन देगा, मुस्लिम ही देगा। जबकि जहां हिंदू बहुल क्षेत्र है वहां हिंदू और मुस्लिम कोई खड़ा हो सकते हैं और उसे वोट सब देंगे। अब जैसे ही ये बात कही जाती है, कहा जाता है कि भारत में कांग्रेस ने विरोध कर दिया कि ऐसा का है, सबको समानता का अधिकार दिया जाए, ये ऊपर नीचे क्यों हो रहा है, मुस्लिम हिंदू क्यों हो रहा है। तो जैसे ही कांग्रेस ने विरोध किया, अब अंग्रेजों को मौका मिल गया। अंग्रेजों ने मुस्लिमों से कहा कि देख लो थोड़ा सा छूट दिए, तो अंग्रेज ये सब कांग्रेसिया सबका छाती फटने लगा, ये सब हिंदू है, ये नहीं चाहता है कोई मुस्लिम आगे बढ़े। और इसी के तहत इन्होंने क्या किया, हिंदू और मुस्लिमों की एकता में फूट डाल दिया। इसको क्या कहते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचन। और यहाँ से मुस्लिम लीग अब क्या हो गई, सीधे अलग मुस्लिमों की पार्टी हो गई, जबकि कांग्रेस पहले सबकी पार्टी थी, अब कांग्रेस को हिंदुओं का पार्टी कहा जाने लगा। इसके बाद देखिएगा इसी समय क्या किया गया, क्योंकि देखिए अगर मुस्लिम बहुल क्षेत्र भी हो जाता है तो देखिए सीट टोटल कितने थे, 10 से 16 थे। अब 10 से 16 में कितने लोग चुन के आते, 3 गो मुस्लिम, 4 गो मुस्लिम, चाहे 5 गो मुस्लिम और 5 गो हिंदू, ये चुन के आते ना, तो इसमें कोई ज्यादा विरोध तो नहीं होता। तो इन्होंने कहा कि ना ऐसा तो नहीं छोड़ेंगे, इसकी संख्या बढ़ा देंगे। तो जानते हैं इनकी संख्या इन्होंने क्या की, 16 से बढ़ा के 60 कर दी। 16 से बढ़ा कितनी कर दी, अब संख्या अधिक, क्षेत्र अधिक, यानी कि बवाल भी ज्यादा, तो ये कर दिया। इसके बाद इन्होंने भारत में पहली बार कार्यकारी परिषद में भारतीयों को जगह दिया। क्या किया, यानी वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, जो नियम कानून बनाते थे, उस नियम कानून बनाने में पहली बार भारत को जगह दी। यानी वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी, जिसमें केवल और केवल अंग्रेज रहा करते थे, उसमें पहली बार भारतीयों को जगह दी। और पहला भारतीय जानते कौन थे, पहले भारतीय का नाम था एसपी सिन्हा। क्या नाम था, एसपी सिन्हा, पूरा नाम सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। इन्हें क्या किया गया, इन्हें जगह दिया गया, किसमें, भारत के वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में, यानी मेन मालिक में, ताकि ये किसको सलाह दे सके, वायसराय को सलाह दे सके। अब देख लीजिए कितना दिमाग लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें पहले नहीं था तो रख दिए, और यहाँ पे 2 हिस्सों में बांट दिए, हिंदू मुस्लिम में। अब ये आपस में लड़ने, सीट बढ़ा दिया ताकि और ज्यादा लड़े, 2 लोग हुआ था तो 2 लड़ेगा ना, अब सीट बढ़ गया तो ढेर लोग लड़ेंगे। इसके बाद कहा जाता है कि परिषदों की शक्तियों में वृद्धि कर दी गई। ये जानते हैं क्यों वृद्धि की गई, अभी मैंने बताया था कि बजट पे ये सवाल तो पूछ सकते थे, जिसके लिए कितना दिन पहले लिख के देना था, 6 दिन पहले, लेकिन उस पर पूरक सवाल नहीं पूछ सकते थे। तो इसके तहत पहली बार कहा कि आप पूरक सवाल भी पूछ सकते हैं। क्यों पूछ सकते हैं, क्योंकि जैसे आप पूरक सवाल पूछिएगा मुस्लिम लीग का विरोध कर देगी, तो आप अपने में लड़ने लगेगा, तो हमसे क्या लड़िएगा। जैसे मान लीजिए कि आप मुझसे सवाल पूछेगा, मैंने पहले का जवाब दिया, आपने उसका पूरक सवाल पूछा, तब तक इधर आप ही का विपक्ष में बैठा होगा, क्या पूछ रहा है तुम, जिससे कि दोनों टीम बच जाए, ए और बी कर दे ऐसे। तो इन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने कहा ना ये मत बताइए सर, ये सब बेकार चीज है, दूसरा बताइए। तो क्या होगा, इनके सवाल का जवाब मिलेगा। तो जैसे ही आप वैसे सवाल पूछेगा जो आपको समझ में आएगा, कहेंगे ना ये बेकार ही मत पूछिए, तो दोनों में से किसी का काम होगा। अब तो दोनों आपस में हाउ हाउ लड़ने लगे ना, और मैं चुपचाप बैठ के अब ऊपर का बतासा उठा के खा रहा हूँ। सेम वैसा ही जैसे 2 बिल्ली मिलकर रोटी लाई और बंदा बीच में जोक जोक के खा गया। 2 बिल्लियों के बीच में बंटवारा किसका हो रहा है, रोटी का, और खा कौन रहा है, बंदा। आई होप समझ में है कि नहीं समझ में। तो यही अंग्रेजों ने एक काम किया, 2 को सामने सामने लड़ा दिया कि तुम भिड़े रहो और हमको फायदा हो जाएगा। अतः पूरक प्रश्न ये पूछते ही अपने बवाल करते थे। इसके बाद कहा जाता है कि इसके बाद अगला आता है, क्योंकि इसमें इनको बड़ा मजा आया, हिंदू मुस्लिम को कर दिया, बड़ा मजा आया, लेकिन फिर भी अभी भी बहुलता किसकी थी, हिंदुओं की बहुलता थी, संख्या इनकी ज्यादा थी। तो अब प्लान था कि हिंदुओं को भी तोड़ देना है, और इन्हें तब तोड़ा जा सकता है जब इसमें विभाजन करने का कोई व्यवस्था लगा है। तो अगला लेके आते हैं 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। कौन आते हैं, 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, इसको भारत
राष्ट्रीय सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इसके तहत जानते क्या करते हैं, इसके तहत प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत करते हैं। मतलब जो राज्य था उसमें दो प्रकार के शासन, एक आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। कहा जाता है कि इन्होंने कहा कि इसमें भारतीय भी शासन चलाएंगे और अंग्रेज भी चलाएंगे। तो अंग्रेज जो शासन चलाएंगे उनका भाग अलग होगा, अब भारतीय जो चलाएंगे उसका भाग अलग होगा। तो कहा जाता है कि आरक्षित विषय में इन्होंने क्या रखा, पुलिस, यानी पुलिस व्यवस्था। ये देखिए आरक्षित विषय था, कौन देखेगा, अंग्रेज। कौन देखेंगे, अंग्रेज। अंग्रेजों में कौन, वायसराय और उसकी कार्यकारी परिषद देखेगी। और ये जो हस्तांतरित विषय था ये कौन देखेगा, भारतीय। तो देखिए ये पुलिस विभाग अंग्रेजों ने रख लिया। अब पुलिस नहीं रहेगा कोई काम होगा। जेल किसने रख लिया, अंग्रेजों ने। न्याय किसने रख लिया, अंग्रेजों ने, कि गलती कोई भी करेगा न्याय कौन करेगा, अंग्रेज। तो क्या अंग्रेजों को सजा मिलेगी, जब न्याय व्यवस्था अंग्रेजों के हाथ में है तो क्या किसी अंग्रेज को सजा मिलेगी। आपका पटीदार नहीं, आपके पिताजी ही न्यायालय के जज है, आपने किसी का मर्डर किया है, जज साहब आपको फांसी देंगे, नहीं देंगे ना। वही यहाँ चल रहा था। इसके बाद ध्यान से देखिए, वित्त व्यवस्था, पैसा की व्यवस्था कौन रख दिया है, अंग्रेज। और राजस्व व्यवस्था भी कौन, अंग्रेज। इकट्ठा भी वही करेंगे और खर्चा भी वही करेंगे। अब भारतीयों को दे दिया कि तुम कृषि का कार्य देखो, पशुपालन देखो, स्वास्थ्य देखो, स्थानीय स्वच्छता देखो। अब बताइए कृषि बिना पैसे के होगा, खेती के लिए मुआवजा कौन देना है, भारत के लोगों को देना है। और भारत के लोग के पास पैसा है, ये नहीं, पैसा किसके पास है, अंग्रेज। अब अंग्रेजों के पास गुहार लगाएंगे, वो पैसा तो देगा लेकिन जब जरूरी होगा तब नहीं, जब जरूरी खत्म हो जाए तब। कहेंगे हम तो दे ही दिए थे, आपको ही नहीं दिया। यानी कि भारतीयों से ही भारतीय नेताओं को गाली सुनवाने का काम यहाँ पे किया गया। पशुपालन दे दिया गया, पशुपालन के लिए खर्चा देंगे ही नहीं क्योंकि वित्त किसके पास है, अंग्रेजों के पास। इसके बाद देखिए स्वास्थ्य विभाग दे दिया कि भारतीय देखे, जितने लोग बीमार पड़ रहे मर रहे हैं इनकी व्यवस्था कौन देखे, भारतीय। लेकिन क्या स्वास्थ्य बिना पैसों के होगा, दवाई के लिए कैसे पैसे चाहिए थे, डॉक्टर के लिए पैसे चाहिए थे, अब पैसा रखा अंग्रेज, देता ही नहीं थे। तो स्वास्थ्य विभाग में कहा कि मंत्री कौन है स्वास्थ्य विभाग का, तो भारतीय है। तो उनसे जाके पूछिए, हमसे क्या पूछ रहे हैं, वही ना उसका देखेंगे। आप पैसा किसको देना है, अंग्रेज को देगा ही नहीं। तो स्वास्थ्य विभाग में क्या सुधार होगा, नया ऑक्सीजन आएगा, सिलेंडर नहीं आएगा तो लोग कोरोना में मर जाएंगे, होगा कि नहीं होगा। नए बेड बनेंगे, नहीं बनेंगे, लोग कोरोना में मर जाएंगे क्योंकि पैसा कौन देगा, अंग्रेज। यहाँ पे शासन कौन कर रहा है, भारतीय। अब भारतीय जाते लोग गरियाने लगते कि तोरा वोट नहीं देंगे, निकल तू बेकार आदमी है। तो सारे बड़े बड़े नेताओं को गाड़ी सुनने का व्यवस्था यहाँ पे कर दिया गया। इसके बाद देखिए दूसरा क्या जाता है, केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था बना दी गई। सेंट्रल में क्या की गई, द्विसदनीय व्यवस्था। दो भागों में बांट दिया गया, एक बांट दिया गया राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधान परिषद। तो राज्य परिषद जो था उच्च सदन था, इसमें अंग्रेज बैठते थे, और केंद्रीय विधान परिषदों में भारतीयों को रख दिया। अब राज्य परिषद की सीटों की संख्या कितनी हो गई, 60, और केंद्रीय विधान परिषद की 145। यही आगे चल के राज्यसभा और लोकसभा बना, यही आगे चल के क्या बना, राज्यसभा और लोकसभा। इतना व्यवस्था कर दिया गया। और इसी में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। अब हर कोई व्यक्ति क्या करेगा, चुनाव लड़ सकता है। और इसी के तहत पहली बार महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार दिया गया। तो पूछेगा कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम के तहत, मिंटो सुधार के तहत। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद कहा गया कि मैंने अभी कहा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है, गलती से निकल जाता है, आ गया था। ध्यान से देखिए, अगर अब मैं बात कर रहा था क्या कि यहाँ पे सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत की गई थी, किसमें, पार्लियामेंट सुधार में। अब क्योंकि इनको मजा आ रहा था कि हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, तो इनको और लड़ना था क्योंकि हिंदुओं को भी तोड़ना था। और तो इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन का क्या किया गया, विस्तार किया गया। और इसके तहत सिखों को, ईसाइयों को, यहाँ तक कि SC ST और हिंदुओं को अलग कर दिया। जो ST SC और हिंदू सब एक साथ थे, इनको अलग कर दिया गया। और यहाँ से बताया कि SC ST पे जुर्म कौन कर रहा है, ये हिंदू, यानी कि जनरल। अब आज भी देखिएगा बहुत सारे SC SC लोग ऐसे हैं जो मानते नहीं कि राम जी हमारे वक्त हैं। हमारे कोचिंग में एक बच्चा था कर रहा था, हम मानते नहीं कि राम जी है। दिखाया था ना, आप लोग थे शायद क्लास में बैठा, और पीछे से बोलेंगे हम मानते नहीं राम जी थे। यानी कि SC ST के दिमाग में भर दिया कि जो ये भगवान है हिंदुओं के हैं, तुम हिंदू नहीं हो, जबकि हिंदू तो वो भी थे। और उन्हें सीधे सीधे क्या किया गया, उससे अलग कर दिया गया। अब वो भगवान को भगवान मानते ही नहीं थे, उनको कहा तुम बुद्धिस्ट अपना लो, वो बुद्धिस्ट अपनाने लगे, ईसाई अपनाने लगे। जब वो टूटेंगे तभी तो नया धर्म अपनाएंगे, तो अलग अलग धर्म में जाने लगे। अब उनको सीधे सीधे अलग कर दिया गया। और इसमें क्या किया गया, उनको भी अलग निर्वाचन की व्यवस्था दी गई। इसको क्या कहा जाएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार। इसमें ईसाइयों को, सिखों को, और यहाँ तक कि बौद्धों को, जैनियों को, हिंदुओं को, सबको अलग अलग निर्वाचन कर दिया गया। जो पहले एक साथ थे, सिख और हिंदू सब साथ में थे, उन्हें तोड़ दिया गया। सिखों को अलग कर दिया गया, हिंदुओं को अलग कर दिया गया। अब जैसे ही अलग होंगे, आगे जाइएगा तो देखिएगा अभी वर्तमान में भारत में कभी कभी सिख क्या करते हैं,
अलग देश की मांग करते हैं कि हमको क्या चाहिए, खालिस्तान चाहिए। जानते हैं ना, इसको आप पढ़े 1947 के बाद के भारत में खालिस्तानों की मांग करते हैं, जिसके तहत इंदिरा गांधी उन पर गोलियां चलाती है और फिर इंदिरा गांधी को भी गोली मार दी जाती है। उसके बाद सिख विद्रोह होता है, सिख दंगा 1984, याद है? आप लोग तो पढ़ के आप लोग को याद होना चाहिए सब चीज। तो वो सेंस था, तो यही से इसकी शुरुआत की गई। लोगों को लगा कि तो उस समय इंदिरा गांधी के समय नहीं, इंदिरा गांधी से पहले ही लोग बो के चल गए थे, अंग्रेजों ने बोया था, हम तो बाद में उसके लड़ रहे थे, बोने वाला यही था। इसके बाद लोक सेवा आयोग की शुरुआत की गई, कहा गया कि यूपीएससी की व्यवस्था की जाएगी जिसमें लोग आएंगे चुन के और वो क्या करेंगे, बेसिकली लिखित परीक्षा शुरुआत हो गई थी 1853 में ही। अब लिखित परीक्षा देके कोई भी व्यक्ति विभाग में आ सकता है और आके क्या कर सकता है, देश के कानून को चला सकता है। ये समझ में आया? इसके बाद आता है भारतीय सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि जब इतना हो गया था, भारतीयों ने पूरा विरोध करना शुरू कर दिया था, भारतीयों ने संविधान की मांग करना शुरू कर दी थी, अलग अलग व्यवस्था। अतः इसके तहत कहा जाता है कि 1927 में आता है साइमन कमीशन, 27 में उसका निर्माण किया जाता है, 28 में आता है भारत। और क्योंकि उसमें कहा गया था कि अगला जो नियम कानून बनेगा, इसका भारतीयों ने विरोध किया था, तो कहा गया कि अगला जो नियम कानून बनेगा उसमें हम भारतीयों को भी रखेंगे, पहले उनसे सलाह लेंगे तब बनाएंगे। लेकिन साइमन कमीशन आता है तो इसमें साथों के साथों क्या होते हैं, अंग्रेज होते हैं, भारतीयों को नहीं रखा जाता, जिस कारण से पुरजोर विरोध होने लगा। और उसी विरोध के बाद साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट सबमिट करती है, और सबमिट करने के बाद ब्रिटेन में 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं, 1930, 31 और 32। जिस तीनों गोलमेज सम्मेलन में केवल एक ही व्यक्ति भाग लिए थे, जानते हो कौन थे? भीमराव अंबेडकर, क्योंकि उनको एससी एसटीओ के लिए एक अलग देश चाहिए था। वो चाहते थे कि हमारा भी एक देश अलग बन जाए ताकि हम उसके राजा रहे, क्योंकि भारत का बंटवारा चल रहा था। आपको पता है कि यही से चर्चा से शुरू हुई थी कि पाकिस्तान एक भारत होगा, अंग्रेज जब छोड़ के जाए तो क्या करें, भारत को बांट के जाए, एगो भारत एगो पाकिस्तान में। भीमराव अम्बेडकर चक्कर में थे कि एससी एसटी का हम अलग देश ले ले, ताकि इसके राजा हम। अंधा नगरी में कनवा राजा, जहाँ सब अंधे वहाँ राजा कौन होता है, जिसका एक आंख वही राजा कहा जाता है। तो वैसे सेंस में थे, लेकिन गांधी जी ने इनके सपनों को तोड़ दिया। गांधी जैसे ही सांप्रदायिक प्रजातंत्र पेश होने वाला था, इसको फाइनली कर दिया जाएगा एससी एसटी के लिए अलग व्यवस्था, गांधी जी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, और गांधी जी ने आमरण अनशन कर दिया, जिसके कारण 1932 में पूना समझौता होता है। और इस पूना समझौता में गांधी और साथ साथ में कौन आते हैं आपके, भीमराव अम्बेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीनों बैठ के समझौता होता है। तो ये समझौते पे जो सिग्नेचर हुआ कि हम सांप्रदायिक रूप से, मतलब एससी एसटी को अलग भारत से नहीं करेंगे, इस पे सिग्नेचर किया जाता है। और इस सिग्नेचर में एक तरफ कांग्रेस के पक्ष से सिग्नेचर किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और दूसरे पक्ष से भीमराव अम्बेडकर ने। क्लियर? इसके बाद भीमराव अम्बेडकर का सपना तो टूट गया। टूटने के बाद ध्यान से देखिए इसमें क्या होता है। इसमें पहली बार पूरे भारत को एक करने की व्यवस्था की गई, यानी अखिल भारतीय संघ बनाने की कोशिश की गई। अखिल भारतीय संघ का मतलब वो क्षेत्र जो देसी रियासतें थी, मतलब राजाओं के कब्जे में थी, और जो अंग्रेज थे उनको सबको मिला के इन्होंने भारत कहा। लेकिन देसी रियासतों ने इसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अंग्रेजों के गुलाम नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कार्य नहीं होगा। क्लियर? दूसरे सेंस में देखिए तो प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता दे दी गई। अभी देखिए यहाँ पे प्रांतों में क्या था, 2 प्रकार के विषय थे, आरक्षित और हस्तांतरित। ये पूरी की पूरी व्यवस्था किसे दे दी गई कि अब प्रांत के चलाएंगे, यानी भारतीय चलाएंगे। प्रांतों को पूर्ण स्वायत्ता का मतलब पुलिस, जेल, न्याय, वित्त, राजस्व, कृषि, पशुपालन सब कौन चलाएगा, भारतीय चलाएंगे। लेकिन जानते हैं क्या किए, प्रांतों को तो दे दी गई पूर्ण स्वायत्ता, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन लगा दिए गए। यानी कि ये जो विषय पहले राज्य में लगे थे, इसको कहाँ लगा दिया गया, देश में। आरक्षित और हस्तांतरित, और वहां आरक्षित में ये वायसराय और हस्तांतरित में भारतीयों को रख दिया गया। यानी कि राज्य में खुद ही, लेकिन देश की बात होगी तो कौन में रहेगा मालिक, अंग्रेज, आज दूसरे नंबर पे भारतीय। तो केंद्र में द्वैध शासन लगाया गया। तो पूछता है कि किस अधिनियम के तहत प्रांतों से द्वैध शासन हटा के केंद्र में लगा दिया गया, 1935। इसके बाद देखिए क्या जाता है, इसके बाद शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। शक्तियों का बंटवारा का मतलब विषय बांट दिया जाता है कि जो केंद्र होगा वो कौन सा कानून बनाएगा, यानी संघ सूची। संघ सूची यानी एक ऐसी सूची है जिसपे नियम कानून बनाने का अधिकार केवल किसको होगा, केंद्र को। दूसरा प्रांतीय सूची से राज्य सूची भी कहा जाता है, आज में राज्य सूची, यानी कि किसी राज्य में या किसी प्रांत में कानून बनने का अधिकार किसको, भारतीयों को। और इसके बाद समवर्ती सूची, अगर कुछ ऐसे विषय आते हैं जिसपे दोनों में आपस में मतभेद होता है तो उसको क्या कहेंगे, समवर्ती सूची। और उसमें माना किसका जाएगा, संघ का। अगर दोनों मतभेद होते तो माना किसका जाएगा, संघ का। ये नियम आज भी है।
यही ऑस्ट्रेलिया से लिए गए थे। इसके बाद देखिए, इसके बाद नए नए संस्थानों की क्या की गई, स्थापना की गई। नए नए संस्थानों क्या की गई, स्थापना। इसी 1935 के अधिनियम के तहत 1935 में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1937 में, कब, 1937 में संघीय न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई दिल्ली में। और इसी के तहत यूपीएससी और एसपीसीएस, स्टेट पीसीएस और यूपीएससी यानी केंद्र और राज्य दोनों के लिए बेसिकली ऑफिसरों के चुनाव के लिए व्यवस्था की गई। साथ साथ में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। बर्मा जानते हैं, म्यांमार, वो है जहां बहादुर शाह जफरवा को पीट पीट के भगा दिया गया था। वहां से फोन किया था, मेरे पिया गए रंगून, वहां से किया है टेलीफोन, याद है, वो अलग है ना। तो ये बर्मा पहले भारत का हिस्सा था, म्यांमार किसका हिस्सा था, भारत का। और इस हिस्से को अंग्रेजों ने क्या किया, भारत से अलग कर दिया 1937 में। तथा इन्होंने पहली बार मत अधिकार का विस्तार किया। पहले जितने लोग वोट देते थे उसको, उसमें 2 से 3% लोग ही वोट देने का अधिकार था, उसको बढ़ा के कितना परसेंट कर दिया गया, ताकि अब 10% लोग वोट करेंगे। यानी 100 गो में मात्र 10 गो लोग वोट करेंगे, वो भी वो वोट करेंगे जो अंग्रेजों के समर्थक हो, वो नहीं जो भारतीयों के समर्थक हो। यानी कि चिट भी मेरा और पट भी मेरा, मत देने का अधिकार भी आपको है, लेकिन मत आप उसको दीजिएगा जो हम चाहेंगे। समझ में आया, तो 10% बढ़ाया गया। साथ साथ में देखिए क्या किया जाएगा कि इसके बाद जब ज्यादा ये सब बढ़ने लगा तो भारतीयों ने विरोध करना शुरू किया कि हमें भी अब स्वतंत्रता चाहिए। और अतः इतनी ज्यादा विरोध हुए कि स्वतंत्रता आया कब, भारत शासन अधिनियम 1947 में। इसके तहत पहली बार 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की स्थापना की गई, यानी भारत को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया। कौन कौन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। क्लियर। इसके बाद वायसराय के पद को समाप्त कर दिया गया, क्योंकि जब भारत आजाद होगा तो वायसराय का पद रहेगा, तो समाप्त कर दिया गया। भारतीय सचिव का पद जो कब बना था 1858 में, उसे भी समाप्त कर दिया, क्योंकि भारत का कोई सचिव होगा ही नहीं, क्योंकि जब भारत को चलाने वाले भारतीय होंगे तो ब्रिटेन में हमारा सचिव कहाँ बैठेगा, तो उस पद को भी समाप्त कर दिया गया। तथा रियासतों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई। क्या दी गई, रियासतों को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई कि वो चाहे तो पाकिस्तान में या भारत में मिल सकते हैं, या फिर चाहे तो स्वतंत्र भी रह सकते हैं। और उस समय 565 रियासतें थी, याद रखिएगा। अगर मैं कहूं कि आप किसी से 500 रुपया मांगिए कि 500 रुपया दो, और आप उसकी खूब बेइज्जती कीजिए, किसी की आप खूब बेइज्जती करके उससे 500 रुपया मांगे, आपको देगा, कहियो नहीं देगा ना। और वैसे लोग 565 रियासतों में से 563 रियासतें केवल और केवल उच्च वर्गों के थे, क्योंककि उनके अलावा कोई था ही नहीं। और उतना बेइज्जती सहने के बाद लोग उनका करते थे कि विरोध है, ये हमारे ऊपर अत्याचार किए, उसके बावजूद 563 रियासतें हंसते हंसते दान कर दी। 562 स्वेच्छा से भारत में दान कर दिया कि गरीबों को बांट दीजिए, गुरान आंदोलन के तहत। उन्हीं लोग जिनका विरोध आज भी होता है कि मनुवादियों ने क्या किया है, SC ST पे अत्याचार किए हैं। 565 था, जिसमें 3 रियासतों के 562 भारत में विलय हो गए। क्लियर, ये समझ में है ना। अब आगे समझिए, इसके बाद क्या हुआ, कहा जाता है कि इसका और विस्तार किया गया। और विस्तार का मतलब इन रियासतों को छोड़ दिया गया, स्वतंत्र है, तो भी 565 में से 562 रियासतें स्वतः ही भारत में क्या हो गई, विलय हो गई। उन्होंने अपनी जमीनों पे हर किसी को अधिकार दिया, यहाँ तक कि हर गांव में लगभग जितने भी गरीब लोग थे जिनके पास अपना घर नहीं था, उनको अपनी जमीनें दान करके उनका घर वर बनाया गया ताकि वो उसमें आराम से रह सके। आपको नहीं पता है तो जान लीजिए, पूरा खैरा की जमीन किसके नाम पे थी, भैरव बाबू, नाम सुने हैं। पूरा खैरा की जमीन का मालिकाना हक भैरव बाबू के पास था, और उन्होंने यह जमीन अपने बेटों को ना देके अधिकांश आम जनता को दिया, जिसमें आप लोग बसे हुए हैं। आपको लगेगा कि वो आपने तो खरीदा था, लेकिन आपने कोई खरीदा नहीं था, वो ऐसे ही
नहीं, जबरदस्ती लिखवाने का बात नहीं था। पहले क्या था ना कि आपकी जमींदारी चलती थी और जमींदारी में मालिकाना हक हुआ करता था। मालिक, क्योंकि कोई जमीन किसी आम व्यक्ति का था ही नहीं, वो जमीन अंग्रेजों का था और अंग्रेजों से जो लोग नीलाम करवा के लेते थे वो थे जमींदार। और खैरा के जमींदार जानते कौन थे? भैरव बाबू थे। हमारे यहाँ के जमींदार हमारे बाबा हुआ करते थे। और अगर देखिएगा अलग अलग तो अलग अलग जमींदार अलग होते, अफाउट में जाइएगा तो वहाँ के जमींदार कोई अलग थे। तो सारी जमीनें उन्हीं के नाम पे अलॉट हुई थी। लेकिन उसके बाद कहा जाता है कि भारत की आजादी के बाद एक आंदोलन चलाया गया था, भूदान आंदोलन। भूदान का मतलब भूमि के दान करने का आंदोलन, जिसके प्रथम प्रणेता आचार्य विनोबा भावे थे। और विनोबा भावे के कहने पर अधिकांश जमींदारों ने अपनी जमीन गरीबों के नाम पे कर दी ताकि वो अपना घर द्वार बना सके और साथ साथ में उनका काम भी कर सके। क्योंकि देखिए, कोई व्यक्ति आपको कुछ देता है तो आपसे भी कुछ ना कुछ लेने की लालसा रखता है, इसमें कोई गलत नहीं है। तो उनको जमीनें दे दी गई। आप जितने भी आज दिख रहे हैं उसमें से जाके पता कीजिए मालिकाना हक इसमें कौन था, यहाँ का जमींदार कौन था? कौन था? भैरव बाबू थे ना। और आपने अगर नहीं पढ़ा तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप अस्थायी बंदोबस्त जानते हैं तो सारे जमीनों पे अंग्रेजों ने अपना अधिकार रखा था। और वो किसी भी व्यक्ति से पैसा लेके, नीलामी सुने सूर्यास्त और सूर्यास्त का नियम, अगर इतिहास पढ़िएगा तो पैसे लेके वो जमीन उसको दे देते थे और कहते थे कि तुम यहाँ से टैक्स वसूल के हमको दो, बाकी का मालिकाना हक तुम्हारा होगा। लेकिन अगर तुम टैक्स नहीं देते हो तो तुमसे मालिकाना हक छीन लिया जाएगा और किसी और को फिर से नीलाम कर दिए जाएंगे। यानी वो संपत्ति जो आप आज समझते हैं कि आपका अपना था, उसे जमींदार खरीदते थे अंग्रेजों को। खरीदने के बावजूद भी उसका टैक्स पहुंचाया करते थे किसे? अंग्रेजों को। याद रखिए, तो सारी संपत्ति उन्हीं के नाम पे थी। भारत जब आजाद हुआ तो भी संपत्ति उन्हीं के नाम पे थी। भूदान आंदोलन के तहत इन्होंने वो सारी संपत्ति किसे दान में दे दी? उन्हें जो इन्हीं को गरियाते थे। आपको कोई 10 गाड़ी दे दे, 500 रुपया मांगे, आप नहीं दीजिएगा। उन्हें दे दी जिनके लिए अपने बेटों और बेटियों के जीवन दान दे दिए थे। 18 साल से कोई ज्यादा जीता नहीं था, देश के लिए लड़के मर जाता था, याद रखिएगा। और वो भी उतना गाली सुनने के बावजूद उन्हें दे दिया कि चलिए आप रहिए बसिए आराम से। आज भी आप जाइएगा, आप, क्योंकि आपको बताता हूँ, हमारे गांव की जमीनें देख लीजिएगा, चाहे इधर की जमीनें देख लीजिएगा, उन सारी जमीनों के पहले मालिकाना हक देखिएगा, जानते किसका था? यहाँ देखिएगा भैरव बाबू का होगा, प्राचीन में देखिएगा ना, उसका कागज निकलेगा तो भैरव बाबू का है। उन्होंने इनके नाम पे लिखा, उन्होंने इनके नाम पे दिया, उन्होंने इनके नाम पे दिया। कुछ जमींदार ऐसे भी थे तो अपना फूटी कोरी नहीं देना चाहते थे। उसके तहत कहा जाता है कि अनुसूची 9 जोड़ी गई ताकि उसमें उनकी जमीनें छीन के गरीबों में दी जा सके। लेकिन 80 से 90% लोगों ने अपनी जमीन हंसते हंसते लोगों को दे दी थी। राजस्थान में चले जाइएगा, राजस्थान पहले स्वतंत्र, कभी गुलाम था ही नहीं। राजस्थान हमेशा से स्वतंत्र था। अंग्रेजों ने केवल 5 प्रांत अपने गुलामी में रखी थी, जान लीजिए कौन कौन? मद्रास, बंबई, बंगाल, दिल्ली और पंजाब। ये 5 प्रांत केवल अंग्रेजों के कब्जे में था। राजस्थान स्वतंत्र था। राजस्थान का प्राचीन नाम राजपूताना हुआ करता था। नहीं जानते तो जाके पढ़िएगा, आपको इतिहास में मिलेगा। और आपको शायद है 1947 के बाद का भारत पॉलिटी है ना, पार्ट 1, उसमें दिया गया है। और उधर के राजाओं से केवल हस्ताक्षर कराया गया। कौन गए थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और उन्होंने हस्ताक्षर कराया कि आप अपना क्षेत्र हमें दे दीजिए, साथ साथ में हम आपको सारी सुविधाएं देंगे जितनी सुविधाएं चाहिए। और उसी के तहत एक व्यवस्था की गई जिसका नाम था पीवी पर्स, याद है? जिस पीवी पर्स को इंदिरा गांधी के द्वारा हटा दिया गया था। तो ये व्यवस्था थी। उन्होंने स्वतः से ही अपनी भूमि दान कर दी, केवल अपने एक महल को रख लिया जो पहले पूरे क्षेत्र पे राज किया करते थे। 565 रियासतों में से 562 रियासतें स्वतः से दान कर दी। 3 को जबरदस्ती मिलाया गया था, एक जम्मू कश्मीर, दूसरा जूनागढ़ और तीसरा हैदराबाद। जूनागढ़ का राजा महावत खां था, हैदराबाद का कौन था? निजाम। और जम्मू कश्मीर में एक राजा थे, हरि सिंह। केवल इकलौते हिंदू ऐसे राजा थे जो भारत में अपनी संपत्ति दान करना नहीं चाहते थे, बाकी के सब ने दान कर दिया था। और 2 लोग जो दहीन दान करना चाहते थे वो पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, वो जूनागढ़ के शासक महावत खान और दूसरा हैदराबाद का निजाम। इसके बारे में मैं कह नहीं रहा हूं, आपके पास किताब है पॉलिटी पार्ट 2 12th का, आप उठा के पढ़ सकते हैं, उसमें आपको ये सारी कहानी मिल जाएगी। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। आई है कि नहीं आई है? तो चलिए इसको बंद कर दीजिए क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया, मुझे लगता है 1 घंटा हो गया।